हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 से रिलेटेड हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने दो मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं और यह जो होगा तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा और इसके एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से देखकर हम लोग करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखेंगे। जो क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेंगे व्याख्या के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वकाटक, इच्छाकु, शाक या खारवेल। तो पुराणों की बात करें तो 18 पुराणों का हमें उल्लेख मिलता है और इन्हीं पुराणों में इच्छाकु वंश को क्या कहा गया है? श्री पर्वती कहा गया है। तो किस वंश को कहा गया है? तो इच्छाकु वंश को ही पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। और इनकी जो स्थिति थी वह कहाँ पर थी? आंध्र के जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश है यहाँ पर स्थित होने के कारण, एक तरह से कहा जाए पर्वत के आसपास स्थित होने के कारण इनको श्री पर्वती कहा गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इच्छाकु वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में उन्हें श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उन्हें उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इच्छाकु वंश का संस्थापक श्री शांतु मूल था। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। श्री शांत मूल का उत्तराधिकारी मराठी पुत्र हुआ जिसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, मौर्य काल में इग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। तो मौर्य काल की अगर बात की जाए तो मौर्य प्रशासन में 18 ऐसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते थे? शासन करते थे। और उन्हीं में से एक था इग्रोनोमोई नामक अधिकारी का भी हमें उल्लेख मिलता है। और जिसका जो कार्य था या इसका जो क्षेत्र था, सेक्टर था, वह क्या था? मार्ग निर्माण करना, यानी मार्गों का निर्माण करना, मार्गों की देख रेख करना और मार्गों को का प्रबंधन करना। ये सारे काम कौन देखा करता था मौर्य काल में? तो एग्रोनोमोई जो अधिकारी था यही का काम था, इसी का काम था, क्या था? मार्ग का प्रबंधन करना। आइए अगला फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। मौर्यकालीन यूनानी शासक सेलूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज ने इग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस अधिकारी की चर्चा मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका का गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच डी सांकालिया, बी एस वाकंकर या बी एन मिश्रा। तो अगर हम भीमबेटका की बात करें तो वर्तमान में जो भीमबेटका है इसकी जो प्राचीनता है वह पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और वर्तमान में इसकी स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी इसकी स्थिति रायसेन जिला है। रायसेन एक जिला है, किसका?
या एमपी का, यानी एमपी के रायसेन जिले में यह स्थित है। और यह जो है सबसे प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण यहीं मिलते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो बी एस वाकांकर के द्वारा इसकी खोज क्या थी? सर्वप्रथम की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस वाकांकर। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर ने की थी। यह विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां क्या होती हैं? आरंभ होती हैं या शुरू होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके लिए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, बुजुई, अल मसूदी तथा अल ब्रूनी ने किया है। शम्मा पुत्र यत्रोशो सूर पूजा से संबंधित था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इनमें क्या हो जाएगा उत्तर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी एक और दो जो दिए गए कथन हैं ये दोनों के दोनों क्या है? सही है। क्योंकि जो मुल्तान में सूर्य मंदिर है इसका उल्लेख हुएनसांग, बुज इद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। और जो सूर्य मंदिर है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? शामपुर यत, यत्रु उत्सव सूर्य पूजा के नाम से भी ये संबंधित था। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। मुल्तान सूर्य मंदिर, जिसे आदि सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण कृष्णा के पुत्र शाम्ब ने करवाया था। सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में शामपुरा यात्रो उत्सव मनाया गया था। हुएनसांग, अलबनूरी, अबू जाइद तथा अल मसूदी ने मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख अपने अपने विवरणों में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या शाइस्ता खान? तो 1687 ईस्वी में अगर हम बात करें, गोलकुंडा को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया? मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो उस समय जो गोलकुंडा था इस पर जो शासन कर रहा था वह कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह था। यानी अब्दुल हसन कुतुब शाह के द्वारा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर क्या किया जा रहा था? शासन किया जा रहा था। और इसी वक्त बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस राज्य को क्या किया गया? मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अब्दुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही का अंतिम शासक था। एक तरह से कहा जाए इसी ने 1687 में क्या किया था? शासन किया था। और इसी के शासन के काल के बाद क्या हुआ था? गोलकुंडा का विलय 1687 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कर लिया था। औरंगजेब ने 1687 में अब्दुल हसन कुतुब शाह के काल में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा सुमेलित नहीं है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमें इस नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन के कारण हम लोग एक ऐसे पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो विशेष तौर पर इन्हें जब भी हम सॉल्व करेंगे अंडरलाइन किया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिए होंगे या इस बात को जानते हैं कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे, शिष्य थे। और इनकी जो दरगाह वर्तमान में स्थित है वह कहाँ है? मुल्तान में ना होकर नई दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इनकी जो दरगाह है या हम कहें खानखा है, वह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह मुल्तान में ना स्थित होकर दिल्ली में स्थित है। बाकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की जो दरगाह है वह दौलताबाद में स्थित है। और शेख मोहम्मद हुसैनी की जो दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? गुलबर्गा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खासतौर पर इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया औलिया थे, जो बाबा फरीद के शिष्य थे। और बाबा फरीद जो थे शेख सलीम चिश्ती के शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। इनके साथ साथ जो इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? शेखनूनी, शहाब नहर, शहाब बहिश्त या नहर आगरा? तो मुगल काल में जो म, दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक की रजबवाह नहर थी, इसका जो पुनर्निर्माण किया गया, इसमें या तो सुधारीकरण किया गया, उस किस नाम से किया गया था? शहाब नहर के नाम से। यानी इसे मुगल पीरियड में शहाब नहर के नाम से जानते थे, जो दिल्ली सल्तनत में रजब वाह के नाम से जानी जाती थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई संसाधनों पर सुदृढ़ किया था। उन्होंने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली व आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में कराया था। फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में उलूखानी तथा रजबवाह सर्वाधिक क्या थी? प्रसिद्ध थी। मुगल काल में शहाब नहर का निर्माण रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब कौन किताब ए नौरा नाम से पुस्तक का लेखक था? किताबे नौरस का नामक पुस्तक का लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह अली आदिल शाह कुली कुतुब शाह या अकबर द्वितीय? तो किताबे नौरस नामक पुस्तक का जो लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल आदिल शाह 1580 से 1677 तक इन्होंने शासन किया, ने किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक संगीत के 9 रसों की पुस्तक है, जिसमें विभिन्न रागों व गीतों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा।
एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला कथन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा एक और दो दोनों, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा 1746 से 1746 से 1746 से 1748 तक 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वह युद्ध एक्सला सैपल संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। जो एक्सला सैपल संधि है वह कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी। इस संधि के माध्यम से फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर देते हैं और उन्हीं प्रदेशों में मद्रास भी शामिल था। इसलिए यह दोनों सेंटेंस क्या है? राइट हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई एक्सला सैपल की संधि 1748 ईस्वी से हुआ था। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमें ध्यान से देखना है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था इसका आयोजन सितंबर 1930 से दिसंबर 1930 तक आयोजित किया गया था। और 1931 में ही जो इरविन और गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था, उसी के मध्य यह तय हुआ था कि कांग्रेस जो है वह क्या करेगी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, जिसका प्रतिनिधित्व एम के गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी हिस्सा लिया था और एक अन्य सदस्य के रूप में सरोजनी नायडू ने इस सम्मेलन में क्या किया था? हिस्सा लिया था। लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला बन जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सम्मेलन में भागीदारी नहीं किए थे। अगला प्रश्न, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत के सचिव तथा ब्लिंगडन भारत के वायसराय बन चुके थे। और पॉइंट देखते हैं। इस सम्मेलन में गांधी के साथ राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला व मीराबेन भी क्या थी? शामिल थीं। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इनमें भाग लेने गई थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा हो या आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।